हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड डू क्लिक द बेल आइकन सो दैट जो आपकी अपकमिंग वीडियोस है यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट दोज वीडियोस एंड यू कैन कंटिन्यू योर कोर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो नाउ वी वर डूइंग इलास्टिसिटी इन सॉलिड्स, जिसमें मैंने अभी जो इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं या इलास्टिसिटी क्या होती है उसके बारे में बताया था। डीफॉर्मिंग फोर्स के बारे में मैंने कवर किया था एंड देन स्ट्रेस के बारे में कवर किया था डिटेल में। एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरह डेवलप होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं विजिट की है, प्लीज डू विजिट दैट वीडियो फर्स्ट, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अबाउट द प्रेजेंट टॉपिक। सो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेन। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप फिर भी आपको दे दूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी इलास्टिक बॉडीज की। इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अपनी शेप को इमिडिएटली रिगेन कर लेती हैं इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डीफॉर्मिंग फोर्स। और डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए, या कह लीजिए उस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। इस डीफॉर्मिंग फोर्स के रिस्पॉन्स के अंदर या रिएक्शन के अंदर कह लीजिए एक इंटरनल फोर्स सेटअप होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, विच इज नथिंग विच इज इक्वल्स टू द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फिर हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात की थी। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि नॉर्मल स्ट्रेस की बात की। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि व्हेन योर डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइंग परपेंडिकुलर और नॉर्मली टू द बॉडी, इट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। and when the deforming force is applied along the body या tangentially to the body, in that case your stress will be shearing stress. So इस चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की कि स्ट्रेन क्या होता है। Now when a deforming force is applied on a body, there is a change in the configuration of the body, so that body is said to be strained or deformed. ये तो आपको बात पहले से ही पता है कि किसी भी बॉडी की शेप के अंदर या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप कोई चेंज लेकर के आना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी अ फोर्स अप्लाइड फ्रॉम योर साइड विच इज नोन एज डीफॉर्मिंग फोर्स। इस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ही जो आपकी शेप है बॉडी की वो चेंज होगी। और जब बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द बॉडी इज स्ट्रेन्ड और डीफॉर्म्ड, की जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेन में आ गई है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया उसके अंदर, दैट इज उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस प्रोड्यूस हो गए हैं। तो जो चेंजेस हैं उन्हीं को हमने क्या किया है, स्ट्रेन का नाम दिया है। सो नाउ इसे अगर मैं थोड़ा डेफिनेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो इट इज नोन एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। दैट इज ये दो चीजों का रेशियो है। किस किस चीज का स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कि आपकी जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में जितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था बिफोर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जिस तरह हमने पहले स्टडी किया था टाइप ऑफ स्ट्रेस, उसी तरह हमारे पास ही क्या होते हैं, टाइप ऑफ। सो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है कि इफ द डीफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ अलोन, in that case the strain produced in the body is known as longitudinal strain और tensile strain। देखिए, जब आपने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई की, तो उस फोर्स ने अगर सिर्फ उस बॉडी की लेंथ में चेंज किया, लेंथ में चेंज प्रोड्यूस किया, उस केस में जो चेंज प्रोड्यूस हुआ या कह लीजिए स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, मोर स्पेसिफिकली इन साइंटिफिक टर्म, वो क्या प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका रेशियो भी क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, जितना लेंथ के अंदर चेंज आया टू द ओरिजिनल लेंथ जो थी उसकी बॉडी की। अब बात आती है सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नाम से ही क्लियर हो रही है कि बात कि अगर आपका डीफॉर्मिंग फोर्स जो है इट इज प्रोड्यूसिंग द चेंज अलोंग द वॉल्यूम ओनली, देन स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो रेशियो होगी सिमिलर टू दैट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बात आती है थर्ड वन इज शेयरिंग स्ट्रेन। इफ द deforming force produce a change in the shape without changing its volume, the strain produced is known as shearing strain। तो उस केस के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे।
अब क्या है, शेयरिंग, जैसे शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में भी हमने बात की थी, उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स उसमें कहाँ अलोंग द टेंजेंट टू द बॉडी वो कर रही है, एक्ट कर रही है, तो इस तरह की फोर्स क्या करेगी, सिर्फ आपकी बॉडी के शेप में चेंजेस लेकर के आएगी, उसके वॉल्यूम को डिस्टर्ब वो नहीं करेगी। इन दैट केस जो बॉडी में जो चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, दैट इज उसकी शेप के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे, शेयरिंग स्ट्रेन बोलेंगे उसको। सो मोर स्पेसिफिकली अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ फिक्स्ड सरफेस ऑफ द क्यूबिकल बॉडी गेट टर्न्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज नोन एज द शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए हमारे पास एंगल है थीटा, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, वेयर डेल्टा एल इज द चेंज प्रोड्यूस, ठीक, एंड द एल वॉज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। जैसे ही इसमें फोर्स लगाएगी तो आप देख लीजिए जो ये डॉटेड साइड आपको दिखाई गई हैं वो ये दिखा रही है कि जो आपकी बॉडी है वो डीफॉर्म होकर के इस शेप में आ गई, ठीक। लेकिन ये जो फिक्स फेस था वो एज सच रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी के जो परपेंडिकुलर जो चेंज फेसेस थे उनमें चेंज आया, वो अपनी पोजीशन थे स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए, और कितना डिस्प्लेस हुए, बाय एन एंगल थीटा। और उस डिस्प्लेसमेंट को या उस चेंज को हम लोगों ने क्या बोला है, शेयरिंग स्ट्रेन, विच इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। सो नेक्स्ट आता है, ये तो थे हमारे टाइप ऑफ स्ट्रेन की हम लोगों ने बात की है ना, कि 3 तरह के हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए इन रिस्पॉन्स टू द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन लगा लीजिए, नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट। अब हमने जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी कि जब आप किसी भी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, उसका जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक। जैसे ही आप उस डीफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करते हो, छोड़ते हो, वो जो बॉडी है वो दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है। अगर वो बॉडी इलास्टिक इन नेचर की है, इलास्टिसिटी है उसके अंदर, तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने में कामयाब हो जाएगी, ठीक। तो उस बॉडी को हमने क्या बोल दिया, इलास्टिक बॉडी। लेकिन अगर वो बॉडी क्या है, प्लास्टिक इन नेचर है, उसमें इलास्टिसिटी बहुत कम है, उस केस में क्या होगा कि जहां उस डीफॉर्मिंग फोर्स हमने जहां तक लगाया उसमें उतना ही चेंज आया, जहां हमने डीफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, वो बस उसी शेप में, उसी चेंज के अंदर परमानेंटली सेट होकर के रह जाएगी, वो दोबारा जो अपनी पोजीशन को या कन्फिग्रेशन को रीगेन नहीं कर पाएगी, ठीक। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हमने प्लास्टिक बॉडी की पढ़ी थी और इलास्टिक बॉडी की पढ़ी थी। यू ऑल आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट नाउ। लेकिन ये भी क्या होता है, एक लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक इलास्टिक बॉडी ले ली मैंने और मैं इसको खींची जा रही हूँ, जितना मेरा दिल कर रहा है मैं उतनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगा करके उसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लेकर के आ रही हूँ, और ये सोच रही हूँ मैं जिस मर्जी लिमिट तक इस पे फोर्स लगाऊं, जैसे ही मैं फोर्स रिलीज करूंगी ये दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी। लेकिन ये मेरी जो सोच है वो सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। देर इज अ अपर लिमिट, उस अपर लिमिट तक ही अगर मैं इसको डिफॉर्म करती हूँ, ओनली देन मेरी जो बॉडी है ये अपनी पोजीशन को रिगेन कर पाएगी। लेकिन अगर मैं बियॉन्ड दैट लिमिट अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करती हूँ उस बॉडी के ऊपर, जबरदस्ती करती हूँ उसे डिफॉर्म करके, तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे रिगेन नहीं कर पाएगी। तो इसी लिमिट को हम लोग, इस अपर लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दैट इज इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स up to which if deforming force is removed the body will regain its original position form completely, and beyond this if deforming force is increased, इस लिमिट के बियॉन्ड अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज करती हूँ, द बॉडी विल लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो इसीलिए जो अपर लिमिट एक बाउंड्री सेट कर रही है, जो इलास्टिक लिमिट है, कि आप यहाँ तक ही अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तभी आपकी बॉडी इलास्टिक नेचर शो करेगी। लेकिन अगर इस अपर लिमिट से ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई कर दी तो आपकी जो बॉडी है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक। अब इसी से हम लोग नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर रह करके ही हम बात करें, दैट इज विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे लगाई, उसकी वजह से बॉडी क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया बॉडी की, बॉडी डिफॉर्म होगी, जिसे हमने किसका नाम ले दिया, स्ट्रेन का, सॉरी। और फिर क्या होता है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स या इस ट्रेन्ड बॉडी की वजह से, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हमारे एक अपोजिट क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था।
तो ये हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में उतना ही क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इस स्ट्रेन के अपोजिट। ठीक, तो इसीलिए हमने इन्होंने कहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं क्या लगा रही हूँ, इक्वल टू लगा रही हूँ। इसके साथ ही मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ई। ठीक, मैंने वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। ई इज नथिंग बट अ कांस्टेंट विच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक, तो ये था हमारा हुक्स लॉ। इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दीज टॉपिक्स एंड दीज टर्म्स। अब जो लास्ट हमारी टर्म आती है वो आती है इलास्टिक फटीग। देखिए, अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है, जैसे ही आप उसको वही डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, रिलीज करेंगे, वो दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगी। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा, है ना। ये तो अगर मैं बार बार ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वो क्या करेगी, अपनी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी लूज करना शुरू कर देगी। तो उस केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि अभी इसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं रही जितनी जब ये फ्रेश थी, इनिशियल सिचुएशन कंडीशंस में थी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग। सो इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डीफॉर्मिंग फोर्सेस। बार बार डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, इस वजह से जो इलास्टिसिटी है ना बॉडी की, वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। इट स्टार्ट लूजिंग इट्स इलास्टिक बिहेवियर। तो उस केस के अंदर, उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि उसको इलास्टिक फटीग की सिचुएशन में आ गई है बॉडी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग द रबर बैंड अगेन एंड अगेन, its elasticity is lost due to the elastic fatigue. So this is the term which is known as elastic fatigue. So we are done with the video. We are done with the topic for today. Hope you like the video. And if you like it, don't forget to press the like button and do share, subscribe my channel as well, and keep on in touch with me for the next video. Thank you so much.